हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग इंग्लिश का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे और उसमें सेक्शन 20 सॉल्व करेंगे। ये 2020 का सेट 1 है। आप अपने अनसॉल्व में देख सकते हैं कि ये कौन सा है। अगर 1 ही है तो ठीक है, अगर नहीं 1 है तो फिर देख लीजिए कौन सा है। ठीक है, आपके पास कोई भी अनसॉल्व हो तो सेट 1 का है। तो सेक्शन ए हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि उसमें सीधे सीधे एक्सप्लेन वगैरह रहता है, एक्सप्लेन क्वेश्चन आंसर, तो वो हमें सीधे सीधे समझने होते हैं। तो इस वजह से हम सेक्शन बी केवल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ए में लिखा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। किसी एक को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, लेकिन हम यहाँ पे पूरे पार्ट्स देखेंगे क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में आ सकता है और सीखना है अभी। तो पहला क्वेश्चन लिखा है द टीचर सेट कामा इन्वर्टेड कामा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हमें समझना है कि जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के भीतर पार्ट होता है, ये वाला, ये जब भी कभी यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट या फिर कोई प्रोवर्ब, हैबिचुअल एक्शन, ये सारा कुछ होता है अगर, तो वो उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द टीचर सेट अकेला रहता है तो सेट दैट हो जाता है, तो यहाँ पे हम दैट कर देंगे। द टीचर सेट दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये पूरा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है द डॉक्टर सेट टू द पेशेंट डू नॉट स्मोक सिगरेट्स। अब ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव भी कई तरह के होते हैं, जब जैसे जैसे सेंटेंस आते जाएंगे हम सीखते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेट टू लिखा है। अब भाव के हिसाब से हम सेट टू को चेंज करते हैं इम्परेटिव में। अब भाव यहाँ पे कैसा है, जब भी डॉक्टर किसी पेशेंट को कुछ बोल रहा होगा तो वो एडवाइस देता है, ऐसा हम समझते हैं। ठीक है, तो द डॉक्टर एडवाइस्ड, यहाँ पे एडवाइस्ड हो जाएगा। द डॉक्टर एडवाइस्ड द पेशेंट। अब देखो डू नॉट स्मोक सिगरेट्स, यहाँ पे हो जाएगा नॉट टू स्मोक सिगरेट, ये पूरा वैसे ही रहेगा। तो पूरा सेंटेंस सही क्या हो जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट नॉट टू स्मोक सिगरेट्स। ठीक है, एक तरीका और होता है, अगर हम यहाँ पे एडवाइस ना लगा के फॉरवर्ड कर दें तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, फिर नॉट नहीं लगाते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना। ठीक है, तो दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट टू स्मोक सिगरेट्स। ठीक है, तो दोनों तरीके हमने समझ लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद द ब्रैकेट्स। इसको कंबाइन करना है। पहला क्वेश्चन है ही रन्स वेरी फास्ट ही विल विन द रेस। अब देखो सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के बहुत सारे नियम होते हैं, अलग अलग तरीक़ों से हम सिंपल बना सकते हैं। तो कुल 7 तरीके होते हैं सिंपल में चेंज करने के। ठीक है, पार्टिसिपल अलग है, 2+V1 वाला इन्फिनिटिव अलग है, सब अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि कौन सा वाला तरीका लगेगा। ठीक है, ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज़ दौड़ता है। ही विल विन द रेस, वो रेस जीत जाएगा। ठीक है, तो जो 7 तरीके होते हैं सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के, उनमें से एक तरीका होता है इन्फिनिटिव वाला 2+V1। एक वर्ब उसमें वैसे ही रखते हैं, दूसरे में हम टू लगा के जोड़ देते हैं, सही हो जाएगा। ही रन्स वेरी फास्ट टू विन द रेस, ही रन्स वेरी फास्ट टू विन द रेस, ऐसे करके ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई बॉट अ वॉच इट इज़ अ सेमी स्मार्ट वॉच आई लाइक्ड इट वेरी मच। ठीक है, आई बॉट अ वॉच इट इज़ अ सेमी स्मार्ट वॉच आई लाइक इट वेरी मच। अब यहाँ पे 3 अलग अलग हमारे पास सेंटेंस हैं। अब इन तीनों को कंबाइन करना है कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास केवल 2 सेंटेंस होते, पहला ये और दूसरा ये वाला, आई बॉट अ वॉच इट इज़ अ सेमी स्मार्ट वॉच, तो हम सिंपली कर सकते थे आई बॉट अ सेमी स्मार्ट वॉच। ठीक है, हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 3 सेंटेंस हैं तो हम करेंगे आई बॉट अ सेमी स्मार्ट वॉच, आई बॉट अ सेमी स्मार्ट
वॉच। अब इसको भी जोड़ना है तो इसको कैसे जोड़ देंगे, विच से, विच इज़ नहीं, विच आई लाइक वेरी मच। ठीक, मेरे पास एक सेमी स्मार्ट वॉच है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। मैंने एक सेमी स्मार्ट वॉच खरीदी है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। आई बॉट अ सेमी स्मार्ट वॉच विच आई लाइक वेरी मच। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सी पार्ट में, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। इसमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है जैसा कि इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है इट इज़ टाइम टू रिमेन कैरियर कॉन्शियस। ये जो टाइम है वो कैरियर के प्रति सचेत होने का है। ठीक है, इस वाले पैटर्न पे एक क्वेश्चन आपने देखा होगा अगर पैसिव वॉइस पढ़ा है, वहाँ पे सेंटेंस होता है इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। शायद याद आ रहा होगा अगर आपने ठीक से पढ़ा है, इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। ठीक, तो उसको हम बनाते थे इट इज़ टाइम ऐसे ही रहता था, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप, इट इज़ टाइम ऐसे ही रहता था, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। इस तरह से वहाँ पे हम इसको बनाते थे। अब यहाँ पे इस वही पैटर्न रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज ऐसे कर देंगे, इट इज़ टाइम ऐसे ही रहेगा, इट इज़ टाइम फॉर द कैरियर ये नाउन है हमारा, इट इज़ टाइम फॉर द कैरियर टू बी रिमेन्ड कॉन्शियस। ठीक, ये पूरा ऐसे ही रहेगा, इट इज़ टाइम यहाँ से जोड़ेंगे फॉर द कैरियर टू बी रिमेन की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिमेन्ड कॉन्शियस। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दिस ट्री इज़ ओल्डर दैन एनी अदर ट्री इन द गार्डन। ये जो पेड़ है वो बगीचे के किसी भी दूसरे पेड़ से ज़्यादा पुराना है। ठीक है, इसको करना है सुपरलेटिव सेंटेंस नहीं, सुपरलेटिव डिग्री होगा यहाँ पे, सुपरलेटिव डिग्री। अब ये हमारा किस में लिखा है, देन एनी अदर, देन लगा है, आपको समझ जाना चाहिए ओल्डर और देन, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक, अगर ये कंपैरेटिव में लिखा है तो इस वाले पैटर्न पे हम इसको तीनों में चेंज कर सकते हैं। मतलब कंपैरेटिव लिखा हुआ है, सुपरलेटिव बना सकते हैं और पॉजिटिव भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों देख लेंगे। यहाँ पे भले ही सुपरलेटिव बनाना है लेकिन हम इसका पॉजिटिव भी यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, दिस ट्री इज़ ओल्डर दैन एनी अदर ट्री इन द गार्डन। तो सुपरलेटिव सबसे पहले बनाते हैं। सुपरलेटिव में हमें डिग्री जो है वो सुपरलेटिव यूज़ करनी होगी, तो कर देंगे दिस इज़ द ओल्डेस्ट करके होगा, दिस इज़ द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन। ठीक है, दिस इज़ द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन। एक तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, सुपरलेटिव वाला, दिस इज़ द ओल्डेस्ट ट्री इन द गार्डन। ये बगीचे का सबसे पुराना पेड़ है। ठीक है, इसी का अगर पॉजिटिव बनाएं तो बना सकते हैं नो अदर से बनाएंगे, नो अदर ट्री। देख लीजिए इधर, नो अदर ट्री इन द गार्डन इज़ एज ओल्ड करेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव डिग्री चाहिए, इज़ एज ओल्ड एज दिस ट्री। ठीक, इस तरह से बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला डी है हमारे पास, यहाँ पे करेक्ट करना है, लिखा है करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे भी हम सारे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आई प्रेफर मिल्क देन टी। आई प्रेफर, अब देखो यहाँ पे एडजेक्टिव अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पे बताया जाता है प्रेफर जो है, प्रेफर मतलब होता है जैसे किसी को ज़्यादा महत्व देना। आई प्रेफर मिल्क देन नहीं, प्रेफर के साथ टू लगता है। ठीक है, टू फॉलो करता है प्रेफर, आई प्रेफर मिल्क टू टी। ठीक है, मैं मिल्क ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अपेक्षाकृत चाय के। तो यहाँ पे प्रेफर के साथ टू होता है, देन नहीं होता। ठीक है,
आगे देखेंगे, लिखा है फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब देखो फिजिक्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग समझते हैं कि अगर कोई भी वर्ड है उसमें लास्ट में एस लगा है, जैसे यहाँ देखो सेंटेंसेस है ना, तो ऐसा लगता है कि अगर लास्ट में एस लगा है तो वो प्लूरल है किसी भी फॉर्म में, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं है। जैसे यहाँ पे फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट है, एस लगने से ये प्लूरल नहीं बन गया, ये आपका सिंगुलर ही है, ठीक है। अगर सिंगुलर ही है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर डालनी पड़ेगी, आर कैसे हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सही करेंगे फिजिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इस तरह से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही इज़ एन यूरोपियन बाई बर्थ। अब यहाँ पे भी आर्टिकल की एरर है, एन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो यूरोपियन जब हम कहते हैं यूरोपियन तो ऐसे लिखते हैं यूरोपियन, है ना, तो यू आ रहा है स्टार्टिंग में यू। तो जो भी आर्टिकल हम यूज़ करते हैं ए और एन, तो वो कब करते हैं, ए और एन दोनों का मतलब लगभग सेम है, चीज़ें सेम होती, केवल डिफरेंस ये होता है कि ऐसा कोई वर्ड जिसका जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है, वो वॉवेल साउंड से हो, ठीक। वॉवेल साउंड से होता है तो हम एन लगाते हैं, वॉवेल से नहीं, वॉवेल साउंड, ठीक है। वॉवेल और वॉवेल साउंड में डिफरेंस ये है कि वॉवेल हमारे इंग्लिश में कितने हैं, 5, ए ई आई ओ यू, ठीक। कि जो वॉवेल साउंड है इसी से साउंड मिलके बना हो उसे हम वॉवेल साउंड कहेंगे, जैसे हिंदी में आ से आ के बीच में, ठीक है, ये हमारे वॉवेल साउंड होंगे। तो अगर वॉवेल साउंड है उससे पहले तो हम एन लगाएंगे, नहीं तो ए लगाएंगे। अब यहाँ पे है भले ही वॉवेल ई, वॉवेल है ई, लेकिन साउंड जो है वो यूरोपियन आ रहा है, वो साउंड कॉन्सोनेंट वाला आ रहा है, तो हम एन नहीं ए करेंगे, तो एन गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला है द कैनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, राजधानी है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि कैनबरा जो है वो नाउन है, और नाउन है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल द यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो सही हो जाएगा कैनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बताना है यूज़ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम और फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस। यहाँ पे हमें इडियम और फ्रेज बताना है, उनके मतलब लिखने हैं। तो पहला है रीड बिटवीन द लाइन्स। अब रीड बिटवीन द लाइन्स इसका मतलब होता है किसी सीक्रेट बात को समझना, यानी कि किसी गुप्त अर्थ को समझना, कह सकते हो गुप्त अर्थ को समझना, ठीक। देखो यहाँ पे आपको केवल हिंदी मतलब लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको सेंटेंस बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है, गुप्त अर्थ को समझना। अब आप इस तरह से इसका कोई सेंटेंस बनाएंगे तभी जाके इसके नंबर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है सेंटेंस बनाना है, ठीक है। इसका सेंटेंस बना सकते हैं ही हैज़ द एबिलिटी टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक। ही हैज़ द एबिलिटी टू रीड बिटवीन द लाइन्स, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक। अब कि इसका मतलब है ही हैज़ द एबिलिटी टू रीड बिटवीन द लाइन्स, उसके पास किसी चीज़ के गुप्त अर्थ को समझने की एबिलिटी है, योग्यता है। अगला है ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है रुक रुक कर, कोई भी चीज़ रुक रुक के होना, जैसे सेंटेंस रुक रुक कर ना, रुक रुक कर के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अब आप सेंटेंस बना सकते हो इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, आगे है बेड ऑफ रोजेज़। थर्ड पे है अ बेड ऑफ रोजेज़। इसका मतलब होता है फूलों की सेज। फूलों की सेज का मतलब है यहाँ पे कोई भी आसान काम। इसके लिए सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे बहुत ही कॉमन प्रोवर्ब है लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। बेड ऑफ रोजेज़ यानी कि जीवन जो है वो बहुत ही आसान काम नहीं, बहुत ही इजी चीज़ नहीं है, फूलों की सेज नहीं, इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगला है एट वंस फिंगर्स एंड।
ठीक है, एट वंस फिंगर्स एंड्स। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बहुत अच्छे से कोई चीज़ आपको याद होना, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से याद होना, ठीक। अब इसी में एट वंस फिंगर्स एंड पूछा जाता है, एंड्स, या कभी कभी इसी में टिप्स लिख के आ जाता है, एट वंस फिंगर्स टिप्स। तो हमें समझना है दोनों का मतलब सेम होता है, कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में। अब इससे सेंटेंस बनाना है तो हम बना सकते हैं, आई हैव द रूल्स एट माई फिंगर्स एंड्स, ठीक। आई हैव द रूल्स एट माई फिंगर्स एंड्स, यानी मुझे जो रूल्स हैं वो बहुत अच्छे से याद हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगला है बिल्ड कैस्टल्स इन द एयर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हवाई किले बनाना। हवाई किले मतलब कोई भी ऐसा प्लान करना जो सच में एग्जिस्ट ही ना करे, है ना। हवाई किले बनाना, हवा में बातें करना, एक तरह से कह सकते हो हवाई किले बनाना, ठीक। इसके लिए सेंटेंस बना सकते हो, ही इज़ बिल्डिंग कैस्टल्स इन द एयर, यानी कि वो हवाई किले बना रहा है। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में समझ लो, कोई भी मतलब हो उसके पीछे का, है ना। छोटा सा सेंटेंस बना लेते हैं, ही इज़ बिल्डिंग कैस्टल्स इन द एयर, ठीक। अब इसी में और आगे आप इसको जोड़ सकते हो, अबाउट विनिंग द प्राइज़, ही इज़ बिल्डिंग कैस्टल्स इन द एयर अबाउट विनिंग द फर्स्ट प्राइज़, यानी कि वो फर्स्ट प्राइज़ जीतने के बारे में हवाई किले बना रहा है। जो जीत नहीं सकता वो किसी भी तरह से समझ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें हमें एंटोनिम्स लिखने हैं इनके। तो पहला है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? खुशी। तो सीधे सीधे जैसे हैप्पी का सैड करते हो तो हैप्पीनेस का सैडनेस हो जाएगा, सैडनेस, ठीक। हैप्पीनेस का सैडनेस कर सकते हो, या अनहैप्पीनेस भी कर सकते हो, ठीक है। अगला है फियर का मतलब क्या होता है? फियर मतलब डर। अब डर है तो बहादुरी वर्ड यूज़ करना पड़ेगा ना, ब्रेवरी एंटोनिम है, मतलब अपोजिट, इधर ये डर उधर वो बहादुरी, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगला है करप्ट मतलब क्या होता है? जो भ्रष्ट हो कह सकते हो, भ्रष्ट। अब भ्रष्ट के लिए कोई भ्रष्ट है, फिर दूसरा ऑनेस्ट यूज़ कर सकते हो, फेथफुल यूज़ कर सकते हो, है ना, फेथफुल यूज़ कर सकते हो, ऑनेस्ट यूज़ कर सकते हो, इनकरप्ट कर सकते हो, है ना। बहुत सारे हैं, आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। अगला देखते हैं, आगे है सिनोनिम लिखने हैं। पहला है इन्वेशन मतलब होता है हमला करना कह सकते हो, या फिर आक्रमण करना। तो इसका सिनोनिम लिखना है, यानी कि सिमिलर वर्ड लिखना है, पर्यायवाची जिसको आप कह सकते हो। तो यहाँ पे ऑफेंस हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड ऑफेंस, ठीक। ऑफेंस का मतलब भी वही हो जाएगा, हमला करना, आक्रमण करना। अगला है हाइड मतलब क्या होता है? छिपाना। इसको आप कवर कह सकते हो, कवर, है ना, कोई भी चीज़ छिपाना, कवर करना। नहीं तो एक वर्ड और होता है कंसील, CONCEAL, कंसील मतलब भी छिपाना होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला है हमारे पास डिजीज़ मतलब आपको पता है डिजीज़ क्या होता है? बीमारी। तो डिजीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इलनेस, है ना, इलनेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर डिसऑर्डर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम कर सकते हैं डिसऑर्डर, ठीक। आगे देखते हैं। अगला है वन वर्ड सुटेबल वन वर्ड। अगले में वन वर्ड लिखना है हमें। पहला है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द वोटर्स ऑफ अ कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे सारे वोटर्स जो हैं किसी भी कंट्री के, वो अपना गवर्नमेंट इलेक्ट कर सकते हैं, है ना, अपना जो नेता वगैरह है उसको चुन सकते हैं, ठीक है। तो उस पूरे प्रोसेस को कहेंगे डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र जिसको हिंदी में कहते हैं डेमोक्रेसी, ठीक, डेमोक्रेसी, ठीक। अगला है अ पर्सन हु स्टडीज़ और राइट्स अबाउट हिस्ट्री। ऐसा व्यक्ति जो
हिस्ट्री के बारे में लिखता है या पढ़ता है उसको क्या कहेंगे? हिंदी में जैसे आप कहते हो इतिहासकार, कहते हो इतिहासकार, तो वही होता है हिस्ट्री लिखने या पढ़ने वाला। तो हिस्ट्री होता है वर्ड हिस्ट्री, इसी से बना है हिस्टोरियन, ठीक है, हिस्टोरियन यानी कि इतिहासकार। अगला है अ लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों की जो लिस्ट है उसको क्या कहेंगे? कैटलॉग, CATALOGUE, कैटलॉग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि वो कलेक्शन हो जाएगा एक तरह से, आप कह सकते हो बुक्स का, है ना। अगला है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियरली। देखो ये क्या है, एक जैसे लगते हैं बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में एक जैसे लगते हैं। वेट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता बोलने में, लेकिन अर्थ इनका बहुत अलग होता है, ठीक। वेट मतलब आप समझते हो क्या होता है? इंतज़ार करना, है ना, इंतज़ार करना, ठीक। ये वर्ब है आपकी, नाउन भी बनता है इंतज़ार, जैसे आप कहते हो वेट। तो सिंपल सा सेंटेंस बना सकते हो, आई हैव बीन वेटिंग, I have been waiting for 20 minutes, मैं 20 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक। और जो दूसरा वेट है इसका मतलब क्या होता है? भार के लिए आप यूज़ करते हो, जैसे आपने कहा द वेट ऑफ दिस बॉक्स इज़ 10 kg। इस जो बॉक्स का वेट है वो 10 kg है। देखो वेट दोनों ही थे, मतलब दोनों का ही जो उच्चारण आ रहा था वो क्या था? वेट अगर हिंदी हम इसके लिखे तो वेट ऐसे था, दोनों का ही मतलब वेट, लेकिन हिंदी मतलब इनका अलग था। एक का था इंतज़ार करना, एक था भार। इससे हमने सेंटेंस बना लिया। पहला था आई हैव बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स, दूसरा द वेट ऑफ द बॉक्स इज़ 10 kg, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा स्टोरी है, हम इसको अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।